हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जय देसाई हिंदी विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हमने हिंदी विषय में 5 इकाई पूर्ण कर लिए हैं, लेकिन आज हम हिंदी विषय में व्याकरण यानी कि ग्रामर का अभ्यास करेंगे और व्याकरण की समझूती प्राप्त करेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में जानेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा हम किसे कह सकते हैं, तो इसकी परिभाषा हमें यहाँ पर नीचे दी है। जिस नामबोधक शब्द से कोई भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहेंगे। तो जब हम वाक्य में कहीं पर भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव को दर्शाते हैं तो उसे ही संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर हमें संज्ञा के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यह जो 5 संज्ञाएँ हमें बताई गई है, यह सारे संज्ञा के अलग अलग प्रकार है, जिससे हम जान सकते हैं कि यह किस प्रकार की संज्ञा है और इस संज्ञा में कौन सी बात बताई गई है या कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। इन 5 संज्ञाओं में से आज हम पहली 3 संज्ञाओं का अभ्यास करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आज हम यह 3 संज्ञाओं के बारे में समझूती प्राप्त करेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हमें दी गई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, तो यह हम इस परिभाषा या व्याख्या के ऊपर से जान सकते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा के द्वारा हमें कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा: व्यक्ति, वस्तु और स्थान। जिस संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु या स्थान को महत्व दिया गया हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पर हमें पहला उदाहरण दिया गया है। 3 उदाहरण हैं, उसमें से हम पहला उदाहरण देखते हैं। पंडित जवाहरलाल इलाहाबाद के थे। तो पंडित जवाहरलाल, तो इससे हमें व्यक्ति का पता चलता है कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल की बात की गई है। और दूसरा शब्द है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जो कि यहाँ पर एक स्थान है, तो यहाँ पर हमें इसके 2 शब्द से पता चलता है कि यह एक व्यक्ति का नाम है और एक स्थान का नाम है। तो यह 2 शब्द को हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ले सकते हैं। पंडित जवाहरलाल जो कि एक व्यक्ति है, और इलाहाबाद जो कि एक स्थान है। तो इन दो शब्दों से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का पता चलता है। दूसरा उदाहरण, सुजाता पढ़ती है। तो यहाँ पर सुजाता नाम दिया गया है। तो सुजाता जो कि एक व्यक्ति, तो सुजाता के नाम से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है। तीसरा उदाहरण, भारत सुंदर देश है। तो यहाँ पर भारत देश की बात की है। यहाँ पर भारत देश हमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो भारत शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमें यहाँ पर देश का नाम बता दिया गया है। अगर इसके अलावा और कोई देश का नाम होता, अमेरिका, यूरोप, जापान, रशिया, तो यह सारे नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते। अगर हमें यहाँ पर देश का नाम नहीं दिया गया होता और सिर्फ इतना लिखा होता कि देश सुंदर है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हमें भारत देश का नाम दिया गया है। क्योंकि देश का नाम यहाँ पर है, इसीलिए भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में मिलता है। संज्ञा नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने जिस प्रकार परिभाषा या व्याख्या देखी, उसी प्रकार यहाँ पर भी व्याख्या दी गई है जातिवाचक संज्ञा की। तो उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि जातिवाचक संज्ञा हम किसे कह सकते हैं। जिस नामबोधक शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी, पदार्थ या समुदाय। तो यहाँ पर ये 3 शब्द हमें याद रखने होंगे। जातिवाचक संज्ञा को समझने के लिए हमें यह 3 शब्द प्राणी, पदार्थ या समुदाय, यह शब्द याद रखने होंगे, तब हम जातिवाचक संज्ञा को समझ सकेंगे। तो जिस नामबोधक शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण 1, हमारे देश में कई पर्वत है। तो यहाँ पर देश और पर्वत 2 शब्द है। हमारे देश में, देश तो कई सारे हैं। हम जानते हैं कि भारत, अमेरिका, यूरोप, रशिया, जापान, चीन, पाकिस्तान, यह सारे अलग अलग देश हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी देश का नाम दिया गया नहीं है। यह पूरी की पूरी जाति देश की है। और पर्वत, तो यहाँ पर पर्वत भी हमें कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। अगर हम अपने ही देश में देखें तो हिमालय पर्वत, गिरनार, पावागढ़, ऐसे कई प्रकार के पर्वत हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी पर्वत का नाम दिया गया नहीं है, सिर्फ पर्वत लिखा है। तो यह पर्वत की पूरी जाति का बोध करवाती है। और देश, तो कई प्रकार के देश, कई तरह के देश अलग अलग है।
तो यह हमें देश की भी जाति का बोध करवाता है। तो यह दो शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, नदी में बाढ़ आई है। नदी, यहाँ जो नदी शब्द दिया गया है वह भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि हमें पता है कि नदी कई प्रकार की है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तापी, अंबिका, महिसागर, ऐसी कई प्रकार की नदियां हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी नदी का नाम दिया गया नहीं है। यानी नदी शब्द जो पूरे नदी समुदाय का जाति का बोध करवाती है, तो यह शब्द नदी यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में विद्यालय। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर किसी भी विद्यालय यानी कि शाला, पाठशाला या स्कूल का नाम दिया गया नहीं है। हमें पता है कि कई प्रकार की स्कूल है। अगर हम नवसारी की ही बात कर ले तो नवसारी में कई सारी स्कूल है, लेकिन यहाँ पर किसी भी स्कूल का नाम दिया गया नहीं है। तो यह भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आज की हमारी तीसरी और आखिरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा। जिन नामबोधक शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के भाव, गुण, दोष या कार्यों का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें भाव, गुण, दोष या कार्य जैसे शब्दों को याद रखना होगा। यह शब्द को हम याद रखेंगे तभी हम भाववाचक संज्ञा को समझ पाएंगे या जान पाएंगे। तो भाववाचक संज्ञा को अगर हमें जानना है तो हमें यह 4 शब्द और उसकी परिभाषा या व्याख्या याद रखनी होगी। जिन नामबोधक शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के भाव, गुण, दोष या कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, तो हमें पता है कि हमारे अंदर कई प्रकार के भाव है। ईमानदारी, गुस्सा, बेईमानी। तो यह सब जो हमारे अंदर भाव है, प्रेम, ईमानदारी, बेईमानी, तो यह सारे जो हमारे भाव है, यह शब्द अगर वाक्य में आए तो यह शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकते हैं। पहला उदाहरण, स्मिता की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो अच्छी यह एक गुण है। तो हमने व्याख्या में देखा प्राणियों या वस्तु के भाव, गुण या दोष। तो अच्छी यह एक गुण है, तो यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, उसकी सुंदरता देखकर हम चकित रह गए। तो यहाँ पर हमें 2 गुण देखने को मिल रहे हैं। एक गुण है और एक भाव है, सुंदरता, और दूसरा शब्द है चकित। चकित होना यह हमारा एक भाव है और दूसरा शब्द सुंदरता जो हमारा एक गुण है। वाक्य के अंदर सुंदरता यह गुण दिखाया गया है और चकित रह जाना यह एक भाव है। तो यह दूसरा उदाहरण भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमें भाववाचक संज्ञा में यह याद रखना होगा कि भाव
गुण, दोष या कार्य का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज हमने जो 3 संज्ञाएँ पढ़ी और समझूती प्राप्त की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यह सभी संज्ञाओं की समझूती आपने अच्छी तरह से प्राप्त की होगी और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।